This is chapter number 4 from class 6 geography and the name of the chapter is मानचित्र। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि मानचित्र क्या होता है और इसके क्या यूजेस हैं। लास्ट लेसन में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते थे या करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमने पिछले लेसन में रीड किया था कि जो ग्लोब है उसके ऊपर कौन कौन सी रेखाएं हैं, कौन कौन से अक्षांश हैं, जैसे कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, और किस तरह से उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध पूरी पृथ्वी को डिफाइन करता है। पूरी पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो दैट मीन्स क्या है, पूरी पृथ्वी को जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें ग्लोब हेल्प करता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिले, शहर या गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए इतना उपयोगी साबित नहीं होता है जितना कि मानचित्र हो सकता है। मानचित्र यानी कि मैप। ठीक है, मैप किस तरह से हेल्पफुल होता है? मानचित्र है क्या, पहले हम ये देखते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मतलब अगर हम पृथ्वी के एक भाग को किसी एक चपटी सतह पर, जैसे एक चपटे कागज पर, ठीक है, पैमाने की हेल्प से, पैमाना मतलब स्केल की हेल्प से चित्रित करते हैं या उसका एक खाका खींचते हैं तो वो कहलाता है मानचित्र। जैसे हम पूरे भारत के मैप को एक कागज के ऊपर व्यक्त कर सकते हैं उसके खाके के हेल्प से या उसके मानचित्र के हेल्प से। ठीक है, तो ये होता है मानचित्र। जैसा कि हमने अभी रीड किया कि मैप क्या है, एक चपटी सतह पर खींचा गया, चपटी यानी कि फ्लैट सरफेस पर खींचा गया एक खाका है, खींचा गया एक चित्र है जो कि हम स्केल की हेल्प से खींचते हैं। जबकि ग्लोब क्या था, ग्लोब एक गोल शेप का, हम कहेंगे, प्रतिरूप था पृथ्वी का। मानचित्र हमारी बहुत सी ज़रूरतों के लिए आवश्यक होता है। जैसे कि मानचित्र अगर छोटे क्षेत्र को या कुछ छोटे तथ्यों को दर्शा सकता है तो यह कुछ बड़े तथ्यों को भी दर्शा सकता है। दैट मीन्स ये डिपेंड करता है कि हम मानचित्र के अंदर कितने एरिया को देखना चाहते हैं। हम चाहें तो इसके अंदर एक ज़िले को, एक राज्य को, एक देश को या पूरे वर्ल्ड को भी देख सकते हैं। दूसरे मानचित्र में ये तो होता है एक मानचित्र, और जब हम बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वो एक एटलस बन सकता है। जब बहुत सारे मानचित्रों को संकलित करके, इकट्ठा करके बनाया जाता है, बहुत सारे मानचित्रों को एक बुक में इकट्ठा कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है, एटलस कहलाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों और अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है। मानचित्र में ग्लोब से ज़्यादा जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हम एक एक एरिया को, एक एक क्षेत्र को या एक एक हम कहेंगे कि प्रतिरूप को बहुत ही डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। जैसे नदियों का अध्ययन अलग से मानचित्र से किया जा सकता है, बहुत ही डिटेल से, जिलों का, राज्यों का या राष्ट्र का अध्ययन बहुत ही डिटेल से मानचित्र से किया जा सकता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र है क्या? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ। प्राकृतिक आकृति यानी कि प्राकृतिक रूप से बनी हुई जो संरचनाएं हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, सागर इत्यादि। इन सभी को जो मानचित्र दर्शाता है उस मानचित्र को हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं, यानी कि फिजिकल मैप कहते हैं। इसके बाद है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में हम राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देश व राज्य और उनकी सीमाओं को देख सकते हैं या अध्ययन कर सकते हैं। देखो, भौतिक क्या है, जो पृथ्वी की प्राकृतिक संरचनाएं हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, नदी, महासागर, सागर, झीलें आदि को दर्शाने वाला मानचित्र भौतिक मानचित्र है। इसे हम उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं, यानी कि फिजिकल मैप कहते हैं। लेकिन जो राजनीतिक मानचित्र है वो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई जो संरचनाएं हैं, यानी कि जो प्रकृति में अपने आप से नहीं बनी है, उन संरचनाओं को दर्शाता है, जैसे कि राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देश, और इनके साथ ही साथ सीमाओं को, राज्य की सीमाओं को दर्शाता है। तो ऐसे मानचित्र को हम राजनीतिक या पॉलिटिकल मानचित्र कहते हैं।
इसके अलावा कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क का मानचित्र, वर्षा का मानचित्र, वन और उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र। ऐसे मानचित्रों को हम थीमेटिक मानचित्र या थीमेटिक मैप कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर किसी एक विशेष जानकारी को दिया गया है, इसीलिए इन्हें थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। और जो मानचित्र में दी गई सूचना है उसके आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। मतलब जैसे कि अगर राज्य, देश आदि को दिखाया जा रहा है तो वो राजनीतिक मैप है। इसी तरह से अगर पृथ्वी की प्राकृतिक संरचनाओं को दिखा रहे हैं तो वो भौतिक है, और थीम को यानी कि किसी विशेष जानकारी को दर्शा रहे हैं तो वो थीमेटिक मानचित्र है। तो यानी कहीं हम कह सकते हैं कि मानचित्र के अंदर दी गई सूचना के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, मतलब मानचित्र को निर्मित करने के लिए 3 आवश्यक जो तत्व हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए, वो हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। यानी कि मानचित्र में दूरी को कैसे दर्शाया जाता है कि एक राज्य के दूसरे राज्य से कितनी दूरी है, कितनी डिस्टेंस है, कौन सी दिशा में है ये, और किस प्रतीक के माध्यम से, किस सिंबल या साइन के माध्यम से इसे दर्शाया जाता है। ये तीनों क्या करते हैं, मानचित्र को बनाने में हेल्प करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं मैप के फर्स्ट घटक या कंपोनेंट, दूरी यानी कि डिस्टेंस को। मानचित्र एक आरेखन होता है। आरेखन यानी कि ड्राइंग। हमने रीड किया कि मैप क्या है, किसी भी विस्तृत क्षेत्र का एक कागज के ऊपर, एक पन्ने के ऊपर दर्शाया गया जो चित्र है उसे हम मैप या मानचित्र कहते हैं। तो मानचित्र एक ड्राइंग होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को एक छोटे कागज के पन्ने पर दर्शाता है, या हम कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। छोटे पैमाने पर खींचे जाने का मतलब क्या है कि एक बड़े क्षेत्र को छोटे से कागज पर दर्शाया जाता है, और उसकी जो डिस्टेंस है उसको बड़ी ही सावधानी पूर्वक यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। देखिए, जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल को बड़ी दूरी को व्यक्त करती है, ये तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए हम पैमाने यानी कि स्केल का यूज़ करते हैं। अब स्केल का यूज़ किस तरह से किया जाता है, इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। मान लो कि आपके विद्यालय और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे आपको मानचित्र पर दिखाना है। तो मानचित्र क्या है, कागज पर दिखाई गई डिस्टेंस, कागज के ऊपर दिखाया गया एक चित्र है। ठीक है, जब आप इसको कागज पर दिखाओगे तो क्या आप 10 किलोमीटर का कागज लोगे? नहीं। तो क्या करेंगे, हम उसे कागज पर दर्शाने के लिए जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको स्केल की हेल्प से, स्केल के अनुपात में थोड़ी दूरी में ही दर्शा देंगे। जैसे कि 10 किलोमीटर है तो इसे मानचित्र पर आप 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त कर सकते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को आप डिस्टेंस की हेल्प से, मानचित्र पर जो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है उसके हेल्प से आपने 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो शो कर दी होती है। ये इसका मीनिंग है। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं उन मानचित्रों की जिनसे हम किसी राज्य की या फिर किसी एक क्षेत्र की जो दूरी है उसको देखते हैं कि ये कितना दूर है। तो देखिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि महाद्वीप या देश को कागज पर दर्शाया जाता है तो हम लोग छोटे पैमाने का यूज़ करते हैं। छोटे पैमाने का मतलब क्या है, जैसे कि देखो 5 सेंटीमीटर की जो हम लाइन यूज़ करते हैं या 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो हम कागज़ पर यूज़ करते हैं, वो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस धरती की 500 किलोमीटर की डिस्टेंस को दिखाता है। मतलब 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। इसी तरह से 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। इस तरह से एक स्केल यूज़ किया जाता है। ऐसे स्केल को हम स्मॉल स्केल मैप या फिर छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र? क्योंकि इसके अंदर थोड़ी डिस्टेंस से हमने बहुत अधिक डिस्टेंस को शो कर दिया है। और जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले, यहाँ पर हमने क्या करा, 5 सेंटीमीटर से 500 किलोमीटर को दिखाया। ठीक है, मतलब एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस का यूज़ किया और बहुत बड़े एरिया को दिखा दिया। तो कैसी डिस्टेंस यूज़ की? बहुत छोटी सी डिस्टेंस यूज़ की, इसीलिए इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र यानी कि स्मॉल स्केल मैप कहा। और जब हम एक थोड़ी सी बड़ी डिस्टेंस की हेल्प से उससे एक बड़े क्षेत्र को शो करते हैं
छोटे पैमाने वाले मानचित्र की हेल्प से हमने बड़े महाद्वीपों या देशों को एक मैप में अध्ययन किया, जिसके लिए हमने एक छोटी सी डिस्टेंस जो कि कागज़ पर यूज़ की गई थी की हेल्प से बहुत बड़े सारे क्षेत्रफल को स्टडी कर लिया था। लेकिन छोटे पैमाने वाले मानचित्र की तरह से एक दूसरा मानचित्र है जिसे हम बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ये क्या है? जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपका गांव या शहर हमें कागज़ पर दिखाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तब हम इस बड़े पैमाने वाले मानचित्र यानी कि लार्ज स्केल मैप का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 500 मीटर की डिस्टेंस को 5 सेंटीमीटर से दर्शा सकते हैं। वहाँ हमने 5 सेंटीमीटर से शॉर्ट वाले में, छोटे पैमाने वाले मानचित्र में 5 सेंटीमीटर से 500 किलोमीटर डिस्टेंस को दिखाया था, यानी बहुत सारी डिस्टेंस को दिखाया था 5 सेंटीमीटर से। लेकिन यहाँ हम 5 सेंटीमीटर से सिर्फ 500 मीटर की डिस्टेंस को दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल एरिया जो हमें शो करना है वही बहुत कम है इन कंपैरिजन टू स्मॉल स्केल मैप। तो इसीलिए हम इसे लार्ज स्केल मैप या बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। और जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दिशा की। दिशा यानी डायरेक्शन। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का एक निशान बना होता है। ये जो तीर का निशान बना होता है इसके ऊपर ऊ लिखा होता है, और ये ऊ यानी कि उत्तर, मतलब क्या है, यह उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसीलिए इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब हमें पता है कि ये उत्तर दिशा है तो हम दूसरी दिशाएं जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। और जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है, ये क्या है, ये प्रधान दिक बिंदु होते हैं, मतलब कि ये जो मुख्य दिशाएं होती हैं उनको दर्शाने वाले बिंदु होते हैं। और उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण ये क्या है, प्रधान दिक बिंदु है। तो बीच की जो 4 दिशाएं होती हैं जैसे कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, इन दिशाओं के बीच वाली दिशाओं, मेन दिशाओं की जो बीच वाली दिशाएं हैं वो ये दिशाएं होती हैं। और किसी भी स्थान की सही स्थिति को पता लगाने के लिए ये दिशाएं कौन सी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व मदद करती है। हम दिक सूचक की सहायता से, दिक सूचक क्या है, एक यंत्र है, एक मशीन है जिससे कि दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। दिक यानी दिशाएं, सूचक यानी पता लगाना। हम दिक सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। मुख्य दिशाएं कौन सी हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये चारों क्या हैं, मेन दिशाएं हैं। इनका पता किस चीज़ से लगाया जा सकता है, दिक सूचक यंत्र की सहायता से लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक चुंबकीय सुई होती है जिसकी दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण रहती है। तो ये था फर्स्ट घटक, सेकंड घटक दिशा। अभी हमने दूरी और दिशा 2 घटक पढ़े मानचित्र के, और तीसरा घटक क्या है, प्रतीक। अब हम रीड करते हैं इस तीसरे घटक को। प्रतीक क्या होता है, प्रतीक यानी कि सिंबल या निशान, चिन्ह जिसे हम कहते हैं। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार से विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियाँ या कुएं को दिखाना संभव नहीं है। मतलब अगर हम मैप देख रहे हैं तो मैप में हम इन सारी चीज़ों को दिखा पाएँ एज इट इज़, जैसे कि ये होती है रियल में, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए निश्चित अक्षर, छाया, रंग, चित्र और रेखाओं की हेल्प से इन्हें दर्शाया जाता है। जैसे कि देखो, रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, इनको हम इन 3 सिंबल्स की हेल्प से दर्शा सकते हैं। इसी तरह से जो पक्की और कच्ची सड़कें होती हैं उनके लिए, पक्की सड़कों के लिए ये सिंबल और कच्ची सड़कों के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, ये वो चिन्ह हैं या वो सिंबल हैं जिनकी हेल्प से हम मैप के ऊपर अलग अलग जो आकृतियाँ हैं जैसे कि सड़क, कुएं, वृक्ष, पुल, रेल की पटरी, इन सभी को दर्शा सकते हैं। ये प्रतीक कम स्थान यूज़ करते हैं, और कम स्थान को यूज़ करके मैप में ये अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इनके मदद से ही मानचित्रों को आसानी से बनाया जा सकता है।
और इनका अध्ययन करना भी बहुत आसान होता है। अगर हम किसी ऐसे क्षेत्र में चले जाएं जहाँ की भाषा नहीं जानते हैं, और जैसा कि हम वहाँ की भाषा नहीं जानते तो हम वहाँ के बारे में किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं। तो अगर हमारे पास मैप है और हम इन चिन्हों को पढ़ना जानते हैं तो इनकी सहायता से हम इजीली क्या कर सकते हैं, इनकी सहायता से हम सभी जानकारी वहाँ के बारे में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की जो भाषा है वो विश्वव्यापी यानी कि वर्ल्ड वाइड होती है, मतलब हर कोई उसको समझ सकता है, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे गए हैं, यानी कि कन्वेंशनल सिंबल्स कहे गए हैं। कुछ जो कन्वेंशनल सिंबल्स हैं चित्र 4.3 में दिखाए गए हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था। देखिए, जैसे कि ये जो सिंबल है, जैसे अगर हम बात करते हैं नदी की, तो नदी को इस सिंबल से शो किया जाता है। कुआं, कुएं को इस गोल सिंबल से। इसी तरह से तालाब, ठीक है, नहर और पुल। इसी तरह से आगे ये सिंबल्स हैं, जैसे मंदिर का, फिर गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, राइट। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए पीटीओ, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस। और इसी तरह से बस्ती, कब्रिस्तान, पेड़, घास, ये सभी जो सिंबल्स हैं ये मैप में यूज़ किए जाते हैं इन चीज़ों को दर्शाने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं रेखा चित्र की। मानचित्र क्या है ये हम सभी ने समझा। मानचित्र किसे कहते हैं? मानचित्र 3 तरह के होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, जिसमें हम राज्य, देश, शहर, जिलों आदि को रीड कर सकते हैं, और जो फिजिकल यानी कि भौतिक मैप होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, पर्वत, पठार आदि को रीड करते हैं, और थीमेटिक मैप में वन आदि को रीड करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं रेखा चित्र की। रेखा चित्र एक ड्राइंग की तरह से होता है, या एक हम कहेंगे स्केच की तरह से। मैप क्या था, एक ड्राइंग की तरह से, और रेखा चित्र क्या है, एक स्केच की तरह से है, जिसे बनाने के लिए पैमाने की यानी स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैप को बनाने के लिए स्केल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, डिस्टेंस के लिए, अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग सेंटीमीटर्स का यूज़ कर रहे थे। लेकिन रेखा चित्र को बनाने के लिए पैमाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण। स्थानीय प्रेक्षण यानी हमने क्या ऑब्जर्व किया किसी स्थान के बारे में, उसे हम कहते हैं स्थानीय प्रेक्षण। इन दोनों की आवश्यकता होती है। याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर ही आधारित करके रेखा चित्र को बनाया जाता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता, कच्चा आरेखन यानी कि रफ स्केच की जो आवश्यकता होती है वो वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग कहाँ पर है, तो आप उसको बताने के लिए किसी अन्य बिल्डिंग के बारे में बताकर फिर उसका एक जो डायग्राम है वो बना देते हैं, उसके रास्ते का जो डायग्राम है वो बना देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रेखा चित्र। जैसे मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन यानी कि रफ स्केच बनाता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से बनाया जा सकता है, तो इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। मतलब क्या है, जब हम घर का रास्ता बताने के लिए या किसी भी स्थान का रास्ता बताने के लिए एक पर्टिकुलर क्या करते हैं, डायग्राम बना देते हैं कि लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, यहाँ पर ये चीज़ मिलेगी, फिर उससे लेफ़्ट जाना है। दैट इज़ कॉल्ड रेखा चित्र। नेक्स्ट क्या है, खाका। अब खाका क्या है? खाका इंग्लिश में हम इसे प्लान कहते हैं। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र है, ठीक है। एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र है। रेखा चित्र अभी हमने पढ़ा क्या था, रेखा चित्र एक स्केच था। तो वो क्या था, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताने के लिए कि वो कहाँ पर है, कौन सी डायरेक्शंस में पड़ता है, बिना स्केल के बनाया गया जो ड्राइंग था, दैट इज़ कॉल्ड रेखा चित्र। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं खाका की। खाका क्या, एक छोटे से क्षेत्र को बड़े स्केल पर जब बनाया जाता है, बड़े स्केल की हेल्प से जब बनाया जाता है, वो खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। हमने पढ़ा था ये कि छोटे की अपेक्षा जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र है वो ज़्यादा जानकारी देता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कभी कभी
जिन्हें हम कभी कभी ही जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। तो ये सब मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता कि किसी वहाँ पर जितने भी मान लो कि रूम्स हैं या जो भी है उनकी क्या लंबाई चौड़ाई है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र को खींच सकते हैं जिसे खाका कहा गया है। तो ये था आपका लेसन नंबर 4 एंड होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।